बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई का सलाम पहुँचे। अजीज़ान मन, अगर आपने कल रात एक स्पेस में ये चीज़ नहीं सुना कि किस तरह इमरान रियाज खान की मौजूदा तौर के ऊपर कहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, तो इसलिए मैं एक मुख्तसर से आपको जो है वीडियो में ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। इमरान रियाज खान का जो स्क्रिप्ट लिखा गया है वो बिल्कुल वही स्क्रिप्ट उसी जहन के साथ लिखा गया है जो स्क्रिप्ट 2016 में लिखा गया था, जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के साहिबजादे अवैस अली शाह साहब को अगवा किया गया था आईएसआई की जानिब से। ये आईएसआई में मौजूद अफसरान का दावा है और मेरे जो ज़राए हैं वो उसके अलावा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए भी इस तमाम खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ इसकी जो है वो वेरिफिकेशन करते हैं। ये जो सब कुछ हुआ था 2016 में, ये उस वक़्त मेजर जनरल अज़हर नवीद हयात के अहकामात के ऊपर हुआ था, जो उस वक़्त सेक्टर कमांडर थे कराची के। ये वही मेजर जनरल अज़हर नवीद हयात हैं जिन्होंने हामिद मीर के ऊपर गोलियां भी चलवाई थीं और उनको भी ज़ख्मी करवाया था। ये जो कहानी है हामिद मीर साहब की, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं और हामिद मीर साहब को बराह रास्त भी हम बता चुके हैं ट्विटर के ऊपर, इसलिए हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। सवाल ये उठता है कि आईएसआई ने क्यों अगवा किया था, किडनैप कहते हैं, अगवा किया था सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सज्जाद अली शाह साहब के साहिबजादे अवैस अली शाह को 2016 में। इमरान रियाज खान की मौजूदा सूरत हाल समझने के लिए ये बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। ये दरअसल 2016 में जो वाक़या हुआ था, ये कवर स्टोरी थी। कवर स्टोरी किस चीज़ की थी? ताकि बैनुल-अक़वामी मीडिया को ये बताया जाए कि अवैस अली शाह को अगवा किया है दहशतगर्दों ने, क्योंकि वो अपने लिए रियायत चाहते हैं अदलिया से, इसलिए अगवा कर लिया गया है। और 1 महीने ही बाद जून 2016 में उनका जो है अगवा किया गया था और जुलाई 16 ये दो जून 2016 में उनका अगवा किया गया था और जुलाई 16 2016 में अवैध शाह साहब जो हैं उनको रिकवर कर लिया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन एक कह के खैबर पख्तूनख्वा में टांक के मुकाम से उसके अंदर फ्रंटियर कोर जो है उसको इन्वॉल्व किया गया, एक फेक ऑपरेशन किया गया और उस फेक ऑपरेशन में पुलिस को बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर दूर रखा गया। आईएसआई ने ऑपरेशन लीड किया और आईएसआई ऐसे तमाम ऑपरेशन लीड करती है और करती चली आई है जिसमें एफसी का इस्तेमाल किया जाता है, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। दिलचस्पी की बात यह है कि अवैस अली शाह को अगवा कराची के एक पॉश एरिया से किया गया और उन वो टांक ले जाया गया और जब वो टांक पहुंचे हैं तो वहां पे जो है वो पहुंचने तक दरमियान में किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं हुआ। हालांकि पूरे मुल्क के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी था, वॉर लड़ी जा रही थी, वॉर विदन लड़ी जा रही थी। अब ये पूरे का पूरा मसला इसलिए नहीं हुआ कि एक स्टेज मैनेज्ड ये ऑपरेशन था। 3 दहशतगर्दों को आईएसआई की हिरासत से निकाल के मार दिया गया और फेक एनकाउंटर जो है वो दिखाया जाता है और एक ब्लैक कलर का डबल केबन डाला जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है गंडापुर चौक पे टांक जिले के खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि अवैस शाह जो है उनको टांक से रिकवर करके नामालूम मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाता है। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा डीजीआईएसपीआर थे और लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर डीजीआईएसआई थे। ये पूरा ड्रामा जो है ये जनरल राहील शरीफ की मर्जी से रचाया गया था और जनरल राहील शरीफ इस ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए मुसलसल चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को जो है वो फोन करते रहे। अवैस शाह जो है वो टांग से वापस कराची डीजीआईएसआई के खसूसी तैयारे में उसको लाया गया और उसके बाद वहां से कराची रेंजर की उनको कस्टडी में दे दिया गया और कराची रेंजर ने उनकी बाजियाबी की इतलाह के लिए 25 लाख की जो है वो इनाम का ऐलान किया हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि रेंजर ने ही ये ऐलान क्यों किया था, पुलिस और सिंध गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया था? ये दरअसल पूरे स्क्रिप्ट का हिस्सा है, इस तरह कहना है हम खामोश मुजाहिदों का। टोयोटा एक्सियो गाड़ियां इस्तेमाल की गई थी। इस तमाम के तमाम जो है दहशतगर्दी का जो ये ड्रामा था या जो किडनैपिंग का जो ड्रामा था उसके अंदर जो है ये टोयोटा एक्सियो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी, जो आज दिन तक आईएसआई की पूरे तमाम पाकिस्तान में जिधर भी आप जाएं वहां पे आईएसआई ये टोयोटा एक्सियो गाड़ियां जो है ये इस्तेमाल करती है।
पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस जो है उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता इस तरह के ऑपरेशंस के अंदर, लेकिन उनके अफसरों का इस्तेमाल होता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब आईजी पंजाब का इस्तेमाल कर रही है आईएसआई इमरान रियाज खान केस में, और आईजी इस्लामाबाद का भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान रियाज खान केस के अंदर। दिलचस्पी की बात यह है कि जो गाड़ी अगवा करने के लिए अवैस अली शाह को इस्तेमाल की गई, उसके ऊपर पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई थी, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पुलिस की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां आईएसआई वाले इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपा सकें। लेकिन ये सारा ड्रामा रचाने की जरूरत क्यों पेश आई? अब इसके बारे में जो जराए हैं वो कहते हैं कि ज़रब अज़ब ऑपरेशन जो 2014 में एपीएस हमले के बाद शुरू हुआ था, उसके बाद जनरल राहील शरीफ उस ऑपरेशन की भी चाहते थे कि कंटिन्यूटी हो और एक्सटेंशन लेना चाहते थे जनरल राहील शरीफ। अब जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन से फायदा किसको था? वो फायदा बिल्कुल जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर को था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का फायदा जनरल फैज हमीद को था, और अब आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन का फायदा जो है वो मेजर जनरल फैसल नसीर को है, जो डीजीआईएसआई बनना चाहता है, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का पहला, और प्रमोट होना चाहता है आगे। तो ये सारा मफादात की जो है ये जंग है। अब इस बैकग्राउंड के अंदर आपको जो बताया है इसमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि ये लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान ने अपनी पूरी मुकम्मल कोशिश की कि वो नवाज शरीफ साहब को राजी करें कि वो राहील शरीफ को एक्सटेंशन दें मौजूदा मुल्क के हालात की वजह से। इस सिलसिले के अंदर डीजीआईएसआई उस वक्त के जनरल रिजवान अख्तर ने विजिट प्लान किया नवाज शरीफ साहब का हेडक्वार्टर आईएसआई में। अगस्त 2021 में विजिट प्लान किया गया। राहील शरीफ और बाकी जो जनरल्स हैं वो आईएसआई हेडक्वार्टर पहुंचे। मैं माजरत चाहता हूं, 21 अगस्त को ये प्लान किया गया। अगस्त 21 अगस्त को ये प्लान किया गया। 21 अगस्त को जो ये प्लान किया गया वो राहील शरीफ साहब और जो जनरल्स हैं वो पहुंचे हेडक्वार्टर आईएसआई, जहां पे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको ब्रीफिंग दी जानी थी सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, और आगे उनको चलने का रास्ता बताया जाना था। और ये तमाम की तमाम चीज जो है वो जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन से जुड़ी हुई थी कि उनको एक्सटेंशन दी जाए, ये बहुत इंतहाई जरूरी है। हुआ क्या उस मीटिंग में जो अगस्त 21 को होनी थी? नवाज शरीफ साहब पहुंचे ही नहीं मीटिंग के ऊपर, वो गए ही नहीं। और राहील शरीफ साहब 2 घंटे इंतजार करने के बाद डीजीआईएसआई जनरल रिजवान अख्तर को गालियां निकालते हुए डीपली फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है वो वहां से चले गए, और नवाज शरीफ वहां पे आए नहीं, और डीप स्टेट जो है राहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन दिलाने में नाकाम हो गई उस दिन। और उसी दिन अगस्त 21 अगस्त को ही जो रूट जाता है वजीर आजम हाउस का पीएम हाउस से लेके हेडक्वार्टर आईएसआई का, उस तमाम रूट के ऊपर पोस्टर्स लगाए गए थे जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन की हिमायत में। जाने की बातें अब जाने दो टाइप पोस्टर्स जो लगे हुए थे वो उस रूट के ऊपर लगे हुए थे। एक्सटेंशन की रीजन जो बताई जानी थी वो ये थी कि जनाब ज़रब अज़ब ऑपरेशन चलता रहेगा, कराची ऑपरेशन जो हुआ है वो हमने करना है, अवैस अली शाह का अगवा जिसके अंदर शामिल है, बलूचिस्तान में जो है वो रिकंसिलिएशन की एफर्ट्स बताई जानी थी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बताया जाना था कि उसकी सिक्योरिटी जनरल राहील शरीफ का ब्रेन चाइल्ड है, मेड इन पाकिस्तान इंडस्ट्री जो सेक्टर है, डिफेंस इंडस्ट्री सेक्टर है, वो जनरल राहील शरीफ उसको स्पेयर हेड कर रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। नई फॉरेन पॉलिसी और रशिया से तल्लुकात जो है वो बहाल करना, उसके अंदर राहील शरीफ साहब बहुत जरूरी है। और आखिरी बताना था प्लान के जो बहुत जरूरी है समझना कि जनाब हम करप्शन खत्म कर देंगे, सारी की सारी करप्शन जो खत्म करने की बात की जा रही थी वो दरअसल धमकी थी नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ के करप्शन के किस्से पानामा पेपर से लेके आगे पीछे हर जगह आपको अच्छे तरीके से पता है। तो नवाज शरीफ को कहा गया कि आपकी जो मेगा करप्शन के केसेस हैं उन पे गए ही नहीं। वो अगर गए नहीं तो फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ डॉन लीक। डॉन लीक जो हुआ वो अक्टूबर 2016 के अंदर जो डॉन लीक किया गया वो बिल्कुल उसका वाकया बराह रास्त उसका जो है उसी स्क्रिप्ट के ऊपर ये 9 मई के अंदर जो वाकया हुआ है आपका, ये इस महीने 9 मई को जो वाकया हुआ है लाहौर के अंदर और पेशावर में जो हुआ है, ये वही स्क्रिप्ट है जिसके तहत राहील शरीफ साहब ने डॉन लीक करवाया था।
اور ڈان لیگ کے سارا قصہ ڈال کے جو ہے یہ سارے کا سارا شور و غل مچایا گیا تھا. حالانکہ 9 مئی ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں، انٹیلیجنس ذرائع اور فوجی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ ملٹری انٹیلیجنس کے سروے سیکشنز نے یہ کام کروایا تھا اور یہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے کام کیا گیا تھا. اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے 9 مئی کے بعد، وہ آپ کوئی اندھا بھی سن سکتا ہے، وہ بھی اپنی دل کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس کی دل کی آنکھوں کے اوپر یا دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے. اب سارے کے سارے یہ فالس فلیگ کی جو ہسٹری آپ کو بتائی ہے، اس ہسٹری کے بعد یہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ عمران ریاض خان کے متعلق جو میں ابھی آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں وہ آپ کو سمجھنی بہت آسان ہو جاتی ہے. عمران ریاض خان کو جناب میجر مدثر نے اغوا کیا، ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ آفیسر کمانڈنگ ہیں فیلڈ آفس آئی ایس آئی کے سیالکوٹ کے، اور وہاں سے اغوا کر کے عمران ریاض خان کو غازی ہاؤس آئی ایس آئی آفس جو ہے اس میں رکھا گیا، طارق روڈ سیالکوٹ کے اوپر. بعد میں ان کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا لاہور میں، جو طارق روڈ کے اوپر سیف ہاؤس ہے وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا. اور موجودہ طور کے اوپر جو ہے وہ ان کو کل شام تک، کل رات تک جو ہے عمران ریاض خان سیکٹر ہیڈ کوارٹر آئی ایس آئی اسلام آباد کے اندر موجود تھے. آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر نہیں، سیکٹر ہیڈ کوارٹر سینٹرل آئی ایس آئی اسلام آباد کے اندر عمران ریاض خان موجود تھے، جو بریگیڈیئر فہیم رضا جس کا سیکٹر کمانڈر ہے. اور اب ان کو کل رات یہ پلاننگ آلریڈی ہو چکی تھی کہ ان کو پشاور جو ہے وہ موو کیا جانا ہے. آئی ایس آئی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی پاکستان میں آواز حق بلند کرے، کیونکہ آئی ایس آئی کو احکامات جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے ہیں. اور جنرل عاصم منیر آئی ایس آئی کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ روز بروز اپنی گرپ جو ہے وہ لوز کرتے جا رہے ہیں پاور کے اوپر. یہ عمران ریاض خان کی موجودہ پلائٹ ہے. یہ عمران ریاض خان کا جو ویئر اباؤٹس ہیں، جس دن سے وہ اغوا ہوئے تھے، ہم نے ان کو، ان کے چاہنے والوں کو پہنچا دیے تھے، اور ان کے ذریعے ان کے وکلا کو پہنچا دیے تھے. اور یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ جسٹس امیر بھٹی صاحب کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ کہاں پہ ہیں، اور پولیس بھی سارے ڈرامے میں ان کا ساتھ دے رہی ہے. اور اب یہ جو نئی کہانیاں افغانستان والی کی جا رہی ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی لگتی ہے کہ بعد میں جو ریلیز کیا جانا ہے انشاءاللہ، تو اس میں کیا کورنگ سٹوری ڈالی جائے گی. یہ آپ کو جو مصدقہ ذرائع کی آئی ایس آئی کی خبر ہے، میں نے آپ تک پہنچانی تھی. اور اس جنگ میں ہماری آواز حق بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ مین سٹریم پلیٹ فارم پہ، مین سٹریم میڈیا کنٹرول کرنے کے بعد سوشل میڈیا مین سٹریم پلیٹ فارمز کے اوپر، ٹویٹر کو چھوڑ کے، ٹویٹر پہ بھی مسلسل میرے آپ ٹویٹر پروفائل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ کمپلینٹس کی جا رہی ہیں. لیکن ایک جو ٹویٹر ہمارا جو ہے پلیٹ فارم چھوڑ کے باقی ابھی ہم جو ہے وہ ٹویچ کے اوپر ہیں، تو باقاعدہ طور کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں جو ہے کسی طور کے اوپر بھی خاموش کرایا جا سکے یا آواز حق جو ہے دبائی جا سکے. اس سلسلے کے اندر ہم ملٹیپل ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو ہیں وہ لانچ کر رہے ہیں، اور وہ پروسیس ہم آلریڈی شروع کر چکے ہیں. اور اگر اس ملٹیپل ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ کو اسکرین کے اوپر جو نظر آ رہا ہے patreon.com کا جو ایڈریس، اس کے اوپر جا کے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ آپ کو پلیٹ فارمز آلریڈی نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ملٹیپل میگا پلیٹ فارمز ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس سفر میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. اور نیچے جو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے ایڈریس، اس کے اوپر آپ جائیں اور آپ سبسکرائب کیجئے، ممبرشپ لیجئے، اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے. بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.